पड़ोसी मुल्कों के द्वारा जिस प्रकार की साजिशें कभी कभी रची जाती हैं, और लगातार नॉर्थ ईस्ट के मामले में तो इसके साक्ष्य हैं। कहीं ना कहीं जब किसी स्तर पर अनावश्यक लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करके कार्यपालिका के कार्य में जब कोई संवैधानिक मशीनरी अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगी, जो काम संसद का है, जो काम कार्यपालिका का है, उसमें हस्तक्षेप होगा, तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है। आप विश्वास करिए, मणिपुर में फिर से शांति बहाली होगी और वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट जिस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही थी, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। पूर्व सेनाध्यक्ष कांग्रेस हो या यूपीए हो या INDIA जो ग्रुप है, ये जो डॉट 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 ग्रुप है, यह ग्रुप अपने यहां देखे ना, बेटी मणिपुर की हो या राजस्थान की, यूपी हो या बिहार या वेस्ट बंगाल, हर बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और ये किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न है, देश की जनता भी करना चाहेगी इन लोगों से कि ये वीडियो बनाने के बाद 2 महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था, और फिर संसद के एक दिन पहले क्यों जारी हुआ, जिस दिन संसद चलनी थी उसी दिन क्यों जारी हुआ। इसके पीछे क्या साजिश नहीं दिखती है? अस्थिरता पैदा करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसके नाम पे भारत को बदनाम करना और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की इसकी साजिश नहीं है। जो लोग अपने यहाँ लोकतंत्र बहाली नहीं कर पाते, लोकतंत्रवादियों को कुचलते हैं, उन लोगों की साजिश इसके पीछे है, और उसका मोहरा कुछ चुनिंदा लोग बन रहे हैं कि ये सब दिखाई नहीं देता है। ये सब स्पष्ट है। हम लोगों को इन चीज़ों को भी देखना होगा, और इससे सतर्क होकर के ही हम शांति भी बहाली करेंगे। साथ साथ आम जनमानस का विश्वास मोदी जी के प्रति है, और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में NDA की गवर्नमेंट बनेगी, इसमें 2024 में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप राजनीतिक साजिश की बात करते हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे ने कहा है कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो भारत के जो एनिमीज हैं, चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, वो हमारे बीच जो लोग हैं और जो फिशर्स हमारे बीच हैं, जो दरारें हैं हम लोगों के बीच, उन दरारों को और डीप और गहरा करना चाहती है। तो इस मणिपुर के किस्से को ही लेकर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनका भी कोई हाथ हो इसमें। नहीं, मैंने कहा ना कि जो लोग लोकतंत्रवादियों को अपने देश में कुचलते हैं, उनको मणिपुर और भारत का लोकतंत्र कैसे अच्छा लग सकता है। और आपका राज्य भी नेपाल से जुड़ा हुआ है। आप भी एक किस्म से आप भी एक फ्रंटियर हमारे यहाँ स्टेट कोई है। दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा। INDIA को लेकर बात चल रही थी, तो अगर अखिलेश और राहुल गांधी फिर से वापस आते हैं जैसे 2017 के चुनाव में आए थे, तो क्या फिर से बीजेपी के लिए? उत्तर प्रदेश में सभी जोड़ियां आ चुकी हैं। 2014 में ये सब मिलकर के लड़ चुके हैं। 2017 में, 2019 में, 2022 में चारों चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और NDA ने विराट बहुमत के साथ में सफलता प्राप्त की है। और 2024 में उत्तर प्रदेश भी और देश भी इंतज़ार कर रहा है। देश को धोखा देने वाले, देश की जनता को जाति, मत और मजहब के आधार पर बांटने वाले, सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद और जातिवाद को प्रश्रय देने वाले, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद की भट्टी में झोंकने वाले तत्वों को ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। उनकी पार्टियां सब कहते हैं कि आपकी पार्टी है जो एक सिस्टम लाना चाहती है, और उस सिस्टम के अंतर्गत
आप जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन को, मीडिया को, सबको दबा के रखते हैं, और यूसीसी भी उसी में कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सिविल कोड भी उसी रास्ते में एक है। देखिए, यूसीसी के बारे में दुष्प्रचार ज़्यादा है। मुझे एक बात बताइए कि हम न्याय की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और परिवार में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये शुरुआत परिवार से तो करो। शादी ब्याह का हो या संपत्ति और विरासत का मामला, ये सब पे एक समान रूप से लागू होना चाहिए। वन नेशन वन लॉ की थ्योरी लागू तो होनी ही चाहिए अगर एक देश के नागरिक हैं। और दुर्भाग्य है कि दुनिया के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता, वो बहुसंख्यक समाज के साथ जुड़ने की बात करता है। और भारत के अंदर ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पर अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं। भारत के कानून को हर एक को स्वीकार करना चाहिए और उसी में सबकी सुरक्षा और सबकी समृद्धि निहित है। जी। राम मंदिर, लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में ही शायद लिखा था कि मंदिर आपके कार्यकाल में होगा। गोरखनाथ पीठ और अयोध्या मंदिर, इसका संबंध अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को जिस भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया है, देखिए जब ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था, दुर्भाग्य से उसके एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ। बहुत सारे लोग देश की आज़ादी के जश्न में उस समय शामिल नहीं हो पाए होंगे, या उस समय के कोई चश्मदीद आज के दिन पे बताने की स्थिति में नहीं रहता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको उस समय की घटनाओं के बारे में इस प्रकार की स्थिति जानकारी होगी। लेकिन हम सब कह सकते हैं, आज की हर पीढ़ी का हर नागरिक कह सकता है कि जब ये देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा किया था, तब हमने देश के जश्न के साथ सहभागिता की थी, हर घर पे तिरंगा पहना करके। हर ग्राम पंचायत और हर नगर निकाय कह सकता है कि साहब हम भी भागीदार बने थे, क्योंकि हमारे घर में अमृत महोत्सव हमारे गांव में बना हुआ है, हमारे नगर में बना हुआ है। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को कुछ बात कही थी, कुछ संकल्प दिलाए थे कि 2047 में अगर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, एक विकसित भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है, तो उन्होंने कुछ संकल्प दिलाए थे जो पंच प्रण के रूप में जाने जाते हैं। इस पंच प्रण में विरासत का सम्मान भी है, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना भी है और नागरिक कर्तव्य भी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का कार्य है, यह उसी विरासत का सम्मान है जो कार्य आज़ाद भारत में 1947 में होना चाहिए था। लेकिन दूरदर्शिता का अभाव, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति दुराव स्पष्ट दिखाई देता है।